मधुरभाषा संस्कृतम्, मृदुलभाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं पंडित अंबिकादत्त व्यास द्वारा रचित प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय को, जिसकी कथा वस्तु 3 विरामों में विभक्त है और प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं। और हमारे पास सिलेबस में प्रथम विराम का प्रथम निश्वास है। इसलिए गद्यांशों और उनके प्रश्नों को जानने से पहले, समझने से पहले हमें शिवराज विजय के सार को, उसकी कथा वस्तु को जानना बहुत आवश्यक है, ताकि आगे आने वाली क्लासेस में जब हम इनके गद्यांशों को पढ़ेंगे तो उन्हें समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये कार्य केवल बीए सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की क्लासेस में ही नहीं है, अपितु टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट आदि अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जोड़ा गया है। तो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आपने शिवराज विजय नामक प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास की कथा वस्तु को जानना है। तो इसलिए आप लेक्चर के एंड तक जरूर बने रहें और साथ साथ नोट डाउन भी जरूर करते रहें। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं संस्कृत गद्य साहित्य की समृद्ध परंपरा क्या रही है। संस्कृत गद्य साहित्य की समृद्ध परंपरा सुमंदु, बाण और दंडी के युग से मानी जाती रही है। और संस्कृत गद्य साहित्य में शिवराज विजय का क्या स्थान है। गद्य काव्य के 2 भेद माने जाते हैं, कथा और आख्यायिका। इन भेदों का निरूपण हमें अग्नि पुराण में, काव्य दर्श में, साहित्य दर्पण आदि ग्रंथों में मिलता है। अग्नि पुराण के अंतर्गत गद्य काव्य के 5 भेद माने गए हैं, आख्यायिका, कथा, खंड कथा, परिकथा और कथालिका। और अगर अन्य प्रकार से देखें तो गद्य साहित्य की 2 धाराएं उपलब्ध होती हैं। पहली धारा है कथा या आख्यान संहिता, जिसके अंतर्गत नीतिपरक कथा साहित्य लिया गया है, और दूसरा है गद्य काव्य की विधाएं, अर्थात इसके अंतर्गत काव्यपरक कथा साहित्य को लिया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं नीतिपरक कथा साहित्य क्या है। नीतिपरक कथा साहित्य या आख्यान साहित्य भी 2 भागों में विभक्त है। नीति कथाएं जैसे पंचतंत्र, हितोपदेश व लोक कथाएं, और काव्यपरक कथा साहित्य को 4 भागों में विभक्त किया गया है। कथा, जिसके अंतर्गत बाणभट्ट की कादंबरी, आख्यायिका, जिसके अंतर्गत बाणभट्ट की हर्षचरितम, और लघु कथा के रूप में पंचतंत्र, हितोपदेश और पंडिता क्षमाराव के द्वारा रचित कथा मुक्तावली। और उपन्यास की श्रेणी में कौन आता है? शिवराज विजय प्रथम ऐतिहासिक गद्य उपन्यास आता है। अर्वाचीन संस्कृत गद्य साहित्य की विविध धाराओं में उपन्यास का महत्वपूर्ण स्थान है, और यह संस्कृत की पूर्णतः नवीन काव्य विधा है। संस्कृत के उपन्यासों में सर्वप्रथम पंडित अंबिकादत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजय की गणना की जाती है, जिसका समय 1870 कहा जाता है। तो चलिए आरंभ करते हैं शिवराज विजय के प्रथम निश्वास के सार को, कथा वस्तु को। संस्कृत साहित्य का फर्स्ट नॉवल अर्थात सबसे पहला उपन्यास कौन सा है? शिवराज विजय। और हमारे सिलेबस में केवल प्रथम निश्वास को जोड़ा गया है। और यह उपन्यास वीर शिवाजी की विजय से संबंधित है। उन्होंने किस प्रकार भारतवर्ष को यवनों के अत्याचारों से मुक्त किया, तो इस उपन्यास के माध्यम से हम जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक कवि अपने काव्य रचना का आरंभ कहाँ से करता है? नांदी पाठ से करता है, और उस नांदी के अंतर्गत इष्ट से प्रार्थना करता है, ताकि जिस रचना को उसने आरंभ किया है उस रचना की समाप्ति निर्विघ्न हो, बाधाओं से रहित हो। तो यहाँ पर पंडित अंबिकादत्त व्यास इस उपन्यास के आरंभ में विष्णु भगवान की स्तुति करते हैं, और तत्पश्चात इस उपन्यास का उद्देश्य बताया जाता है। उपन्यास के आरंभ में सूर्य की विशेषताएं मिलती हैं, और उसी सूर्य को प्रणाम करते हुए एक ब्राह्मण बालक जिसका नाम है गौर सिंह अपनी कुटिया से बाहर निकलता है और फूलों का चयन करना आरंभ कर देता है। उसके पश्चात हमें कुटिया का चित्रण, जहाँ पे ब्रह्मचारी गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते हैं, उस कुटिया के चित्रण के बारे में बताया गया है कि पूर्व दिशा में
सरोवर है, दक्षिण दिशा में एक पहाड़ी है। तो ऐसे भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। और उसके पश्चात गौर सिंह के सहपाठी श्याम वटु का आगमन होता है। तो यहाँ पर श्याम वटु उसका सहपाठी है, वह भी 16 वर्ष का है। गौर सिंह जो फूलों का चयन कर रहा था, तभी उसका मित्र श्याम वटु आता है और वह उसे फूलों के चयन करने से रोक देता है। अब उसका कारण क्या बताते हैं कि रात को गौर सिंह एक सप्तवर्षीय बालिका जो उनके आश्रम में प्रवेश कर गई थी और कैसी स्थिति थी, डरी हुई थी। तो गौर सिंह के द्वारा रात्रि के 3 पहर उसको शांत करने में बिता दिए गए। इसलिए श्यामवटु ने गुरु वंदन के लिए, गुरु जी की उपासना के लिए फूलों का चयन पहले ही कर लिया था। और उसके पश्चात वृतांत आता है योगीराज का आश्रम में आना। योगीराज 1700 साल की समाधि से उठे थे और जब वह समाधि की अवस्था में थे तब उन्हें गांव के लोग अनेक नामों से पुकारा करते थे, जैसे कपिल, लोमश, जैगीशव्य, मारकंडे आदि से। और योगीराज के समाधि से उठ जाने पर ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा उनके आश्रम में स्वागत किया गया और तभी योगीराज को उस कुटिया से उस बालिका के रोने की आवाज सुनाई देती है। तभी वह सहसा प्रश्न कर बैठती हैं कि इन ब्रह्मचारियों के आश्रम में यह बालिका की ध्वनि कैसे। तो ब्रह्मचारी गुरु योगीराज को संपूर्ण वृतांत बताते हैं हमें कि किसी दिन संध्या के समय यहाँ पर सभी छात्र पढ़ रहे थे, तभी अचानक एक बालिका के रोने की आवाज सुनाई देती है और गुरु जी की आज्ञा से छात्रों को भेज दिया जाता है। तभी एक छात्र उस बालिका को लेकर आता है और बहुत बार बालिका से पूछे जाने पर पता चलता है कि यह बालिका किसी गांव में रहने वाली ब्राह्मण की बेटी है और किसी यवन युवक के द्वारा इसे माता की गौ से छीनकर भगा लिया गया है। और उसके पश्चात वह यवन युवक उस बालिका को डराने के लिए छुरी दिखाता है, तभी अचानक वहां एक जंगली रीछ आ जाता है और वह उस बालिका को छोड़कर वृक्ष पर चढ़ जाता है और वह बालिका इस आश्रम में प्रवेश कर जाती है। और ये सब वृतांत सुनने के पश्चात योगीराज बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि विक्रमादित्य के राज्य में यह दुराचार कैसे हो सकता है, जहां पर एक बालिका को, एक नारी को संरक्षण नहीं दिया जाता है। तब योगीराज कहते हैं कि मेरी आंखों के सामने आज भी उनकी विजय पताका फहरा रही है। और जब ऐसा सुनते हैं तो सभी आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि विक्रमादित्य के राज्य को तो 1700 साल बीत गए हैं। और तत्पश्चात योगीराज की समाधि की अवधि के बारे में बताया जाता है कि योगीराज परमात्मा को साक्षात करके इस प्रकार की समाधि लगा के बैठे कि जिसमें उन्हें काल के बीतने का भी आभास नहीं हुआ। तब योगीराज कहते हैं कि सत्यम न लक्षिता मया काल वेग, सच है कि मुझे इस समाधि की अवस्था में समय की गति का ज्ञान ही नहीं हुआ। और सबसे पहली समाधि इन्होंने कब लगाई थी? महाभारत के युधिष्ठिर के समय में सबसे पहली समाधि लगाई थी। और उसके पश्चात राजा विक्रमादित्य के समय में उन्होंने समाधि लगाई थी और समाधि की अवधि कितनी थी? 1700 साल। और उसके पश्चात तीसरी समाधि भी योगीराज के द्वारा लगाई जाएगी, परंतु योगीराज यहाँ पर भारत की वर्तमान दशा को जानने के जिज्ञासु दिखाई दे रहे हैं। योगीराज के प्रश्न किए जाने पर ब्रह्मचारी गुरु योगीराज को भारतवर्ष की दुर्दशा बताने के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी वह कहते हैं धिकस्मान ये अद्यापि जीवामः, कि हमें धिक्कार है जो आज भी हम जीवित हैं। और ऐसा कहकर उनका गला रूंध जाता है। तो योगीराज ब्रह्मचारी गुरु की मनोस्थिति को जान जाते हैं कि इस भारतवर्ष में विक्रमादित्य के राज्य के पश्चात बहुत कुछ घटित हुआ है, परंतु फिर भी योगीराज भारत की वर्तमान दशा को सुनने के जिज्ञासु दिखाई देते हैं। तब ब्रह्मचारी गुरु उन्हें बताते हैं कि वीर विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात आपसी राजाओं में शत्रुता बढ़ गई और इसी बात का लाभ उठाकर गजनी देश में रहने वाले किसी महमूद नामक यवन ने अपनी
विशाल सेना के साथ भारत पर चढ़ाई कर दी, अनेकों मंदिरों को गिराया और इसी श्रृंखला में उसने भारत पर 12 बार आक्रमण किए और उसी के अंतर्गत उसने गुजरात प्रदेश के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण कर दिया। महमूद गजनवी की मृत्यु के होने के पश्चात गौर देश का रहने वाला शहाबुद्दीन गौरी ने भारतवर्ष पे खूब आक्रमण किए और इतने अधिक आक्रमण किए, इतना अधिक रक्तपात किया कि गंगा नदी का जल भी लाल हो गया। और उसके पश्चात उसी का कोई दास जिसका नाम है कुतुबुद्दीन, वह भारत का प्रथम यवन सम्राट बना जिसने दिल्ली का शासक बनकर राज्य किया। कुतुबुद्दीन से लेकर आज तक निरंतर यवन सम्राटों का ही राज्य रहा है जिसने भारतवर्ष पे खूब अत्याचार किए। और ऐसा कहा जाता है कि अकबर नामक बादशाह जो था वह भारत का गूढ़ शत्रु तो था, परंतु वह शांति प्रिय था, विद्वानों का प्रिय था, परंतु उसका प्रपौत्र औरंगजेब वर्तमान भारत का सम्राट है जो अधर्म की, अन्याय की साक्षात मूर्ति है। उसने भारत के समस्त प्रदेशों पर अधिकार कर लिया, केवल दक्षिण प्रदेश पर वह अधिकार नहीं जमा पाया। इस तरीके से भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि यवनों के द्वारा किए गए अत्याचारों को स्पष्ट कीजिए। तो आप सबसे पहले बताएंगे कि महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया और उसने भारत पर 12 बार आक्रमण किए और सोमनाथ तीर्थ को भी नष्ट कर दिया। और सोमनाथ तीर्थ कहाँ है? गुजरात में। और उसी श्रृंखला में कौन आया? शहाबुद्दीन गौरी। और उसके पश्चात शहाबुद्दीन गौरी का ही दास जिसका नाम है कुतुबुद्दीन, भारत पर मनमाने अत्याचार किए। उसके पश्चात बताया गया है अकबर के विषय में जो भारत का गूढ़ शत्रु था परंतु फिर भी न्याय प्रिय था, विद्वत प्रिय था। और उसके पश्चात अकबर का प्रपौत्र जिसका नाम है औरंगजेब, उसने भारत पर खूब आक्रमण किए और उसने समस्त भारत के प्रदेशों पर अधिकार अपना जमा लिया। केवल कौन सा प्रदेश छूटा? दक्षिण प्रदेश। उस क्यों अधिकार नहीं कर पाया? उसका क्या कारण बताया कि उस क्षेत्र पर बहुत घने जंगल और पर्वत हैं और उसी क्षेत्र पर वीर शिवाजी का अपना अधिकार है। इसी कारण औरंगजेब उस क्षेत्र को, उस दक्षिण देश को अपने अधिकार में नहीं कर सका। और वीर शिवाजी ने भी अपनी प्रतिज्ञा ली हुई है, कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम, या तो मैं भारतवर्ष को इन यवनों के साम्राज्य से मुक्त करूंगा और अगर ऐसा नहीं कर पाया तो देहम व पातयेयम, तो मैं अपने शरीर को ही नष्ट कर दूंगा। और ऐसा कहकर ब्रह्मचारी गुरु शांत हो गए कि यही भारत की वर्तमान दशा है, कि यही विक्रमादित्य के राज्य के पश्चात की भारतवर्ष की दशा है। उसके पश्चात ब्रह्मचारी गुरु जैसे ही योगीराज से कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, तभी योगीराज उनके प्रश्न करने से पूर्व ही उत्तर दे देते हैं कि यवनों के युद्ध में वीर शिवाजी की जय होगी, विजयताम शिव वीरः, और सिद्धयन्तु भवताम मनोरथा, और वे अपने मनोरथ को पूर्ण करेंगे। और ऐसी भविष्यवाणी करके योगीराज तपस्या करने के लिए फिर से उस पर्वत की गुफा में चले गए। और उसके पश्चात कहानी अंतिम मोड़ पर पहुंचती है कि योगीराज के चले जाने पर सभी आश्रमवासी परस्पर कुछ गुप्त मंत्रणा जैसे ही करना चाहते हैं, तभी उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। लेकर तभी गौर सिंह हाथ में तलवार लेकर सतर्क हो जाता है और बहुत खोजने पर उसे पता चलता है कि यह वही यवन युवक है जो बालिका को छीनकर लाया था। गौर सिंह और उस युवक का परस्पर युद्ध होता है। गौर सिंह उसे मार देता है। जब उसकी तलाशी ली जाती है तो उसके पास से एक पत्र निकलता है और इसी के साथ सभी कुटिया में चले जाते हैं और प्रथम निश्वास की कथा समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हमने आज की कक्षा में शिवराज विजय नामक प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास की कथा वस्तु को जाना और आने वाले लेक्चर्स में हम शिवराज विजय के उपन्यास के प्रथम निश्वास को पढ़ना आरंभ करेंगे। इसलिए आप हमारे साथ आने वाले लेक्चर्स में भी जरूर बने रहें। आशा रख सकते हैं कि आप सब इन लेक्चर से लाभान्वित हुए होंगे
और अन्य छात्रों तक भी इन लेक्चर्स को पहुंचाने का माध्यम जरूर बनेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय।